अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए ORR हैदराबाद की नाक़िस देखभाल पर चीफ मिनिस्टर बरहम। रेवंत रेड्डी ने आला सतह हुक्काम के साथ मुनक़िद किया जायजा इजलास, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। रेवंत रेड्डी से कोई इख्तिलाफ नहीं, हम रोजाना फोन पर करते हैं बातचीत, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का दावा। मुसलमानों और ख़वातीन मुस्लिम को भी सियासी मैदान में आगे आना चाहिए, समाजी इंसाफ के हसूल के लिए मुतहदा जिद्दोजहद ज़रूरी। TRS के प्रोग्राम से कविता का मुसलमानों को पैगाम। UPI फीस की तजवीज़ से अवाम परेशान, फिक्रमंद न हो, सारिफीन पर बोझ नहीं होगा, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की वज़ाहत। 8 अगस्त को प्रयागराज में मुनक़िदा छात्रों की गूंज प्रोग्राम में मैं शामिल हो जाऊंगा, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का दो टोक ऐलान। झारखंड और पूरे मुल्क में मुनक़िद होने वाले हर इम्तिहान को सरकारी इदारों के जरिए शफाफ और जवाबदार तरीके से मुनक़िद करें, रांची झारखंड में स्टूडेंट्स से खिताब में आइसा की सदर नेहा बोहरा की अपील। ईरान से बातचीत जारी, जंग जल्द खत्म हो जाएगी, आबनाए हुर्मुज़ भी खुल जाएगी, अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया नया दावा। और हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बावजूद 300 दिनों में कम से कम 300 बच्चे शहीद हो गए, आलमी इमदाद हंगामी बुनियादों पर की जाए, बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ की अपील। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए ORR हैदराबाद की नाक़िस देखभाल और ऑपरेशंस पर बरहमी का इजहार किया है और ये वाज़ेह किया कि अवाम की हिफाजत से किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। रेवंत रेड्डी ने HMDA और HRDCL हुकाम के साथ एक आला सतही जायजा इजलास में शिरकत की और सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि ORR देखभाल के मौजूदा मेयारात काबिल कबूल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नाक़िस मेंटेनेंस और लापरवाही की वजह से अक्सर सड़क हादसा पेश आ रहे हैं, जिससे मुसाफिरों की जानों को खतरा है। इसके अलावा ORR पर लोग अंधाधुन पार्किंग भी कर रहे हैं, जिससे हादसात के अंदेशे हैं। रेवंत ने इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और मियारी तर्ज पर मेंटेनेंस कामों को अंजाम देने की हिदायत दी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उनके दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं और दोनों रोज़ाना फ़ोन पर बात करते हैं। मीडिया से बातचीत में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मेरे और रेवंत रेड्डी के दरमियान कोई मसाइल नहीं है, हम फ़ोन पर गुफ्तगू करते हैं, हमारे दरमियान बेहतर हमांगी और बाहमी एतमाद भी मौजूद है। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी के राउंड टेबल इजलास से मुताल्लिक़ सामने आने वाली क़यासाराइयों पर वजाहत देते हुए कहा कि इजलास खुले मुकाम पर मुनक़िद हुआ, जिसकी वजह से बाज़ अफराद को तासुर मिला कि वामशी चंद्र रेड्डी इजलास की सदारत कर रहे थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास खुली जगह पर हुआ, इसलिए लोग गलतफहमी का शिकार हुए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह मामले की तफसीलात कोऑर्डिनेशन कमेटी को बताएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी और रियासती हुकूमत की क़यादत के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। समाजी इंसाफ के हसूल के लिए TRS की जानिब से श्रीनगर इंडोर स्टेडियम में समाजी न्याय संकल्प सभा का बड़े पैमाने पर इनेकाद हुआ। सरबराह TRS कविता ने खिताब में मुस्लिम भाइयों और बहनों से अपील की कि वो सिर्फ एक तकरीब में शिरकत नहीं करें, बल्कि एक ऐसे अहद के लिए जमा हुए जिसका मकसद इंसाफ पर मबनी समाजी तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कौम को आगे बढ़ना है तो इससे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ तालीम, दूसरी चीज़ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और तीसरी चीज़ सियासी ताकत यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। कविता ने कहा कि तालीम होगी तो शऊर आएगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगा और खुददारी भी आएगी, और सियासी नुमाइंदगी होगी तो इंसाफ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि असम्बली और पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ उस वक्त तक नहीं होगी जब तक को वो नुमाइंदगी नहीं करेंगे। बहुत सारे मुसलमान भाई बहन हैं, आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन जो आप इस जलसे में आए ये कोई आम जलसा नहीं है। ऐसा जलसा है जो हमारे जिंदगियों में तब्दीली लाने वाली ये जलसा है। हमारे तेलंगाना में जितनी भी हमारी आबादी है मुसलमानों की, एक बार सोचिए क्या उतनी हमारी नुमाइंदी असेंबली में है? क्या पार्लियामेंट में उतने नुमाइंदे हमारे हैं? क्या हमारे सरपंचस बने? क्या हमारे ZPTC बने? क्या हमारे MPTC बने? क्या क्या चाहिए होता है कोई भी कौम को? सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है। तालीम चाहिए, तालीम से शुअर आता है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चाहिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से खुददारी आती है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से इंसाफ मिलती है। ये तीनों चीज बहुत जरूरी है।
और हमारे तेलंगाना के मुसलमान भाई बहनों उनको आगे बढ़ने के लिए ये तीनों चीजों में भी हम टीआरएस पार्टी की तरफ से जी तोड़ कोशिश करेंगे, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आज बाज़ाब्ता ये पूछ रहे हैं हुकूमत से, जो मौजूदा भी हुकूमत है, जो पुरानी वाली हुकूमत है, उनसे भी हम पूछ रहे हैं, आपने सियासी वादे किए, क्या पेट भरता है सियासी वादों से? जब तक अमल नहीं होता है तो क्या पेट भरता है? लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि असेंबली में हमारे मुसलमान खवातीन की आवाज गूंजना चाहिए। जब हमारी खवातीन की आवाज वहां गूंजेगी तब सोशल जस्टिस मिलेगा। हमारे बीसी मुसलमानों को हक के साथ उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तभी तेलंगाना आगे बढ़ेगा। हम आपके साथ हैं। और काफी लोग होंगे बोलेंगे कि कैसे साथ है भाई, इनके पास क्या जादू की छड़ी है, क्या करेंगी कविता, अकेली खवातीन है, क्या करेगी? लेकिन उनको मैं कहना ये चाहती हूं, जब हमारी काफिला अज़्मो यकीन के साथ निकलेगी, जरूर रास्ता वहीं से निकलेगा जहां हम चाहेंगे। यूपीआई पेमेंट्स को लेकर नई तजावीज़ से अवाम परेशान है। इस दौरान मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने सोशल मीडिया के जरिए वजाहत देते हुए कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा नई कानूनी तरामीम के बाद आम सारिफिन और ख़रीदारों पर कोई इजाफी चार्ज नहीं होगा। निर्मला ने कहा कि यूपीआई खदमात इस्तेमाल करने वाले आम लोगों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। अगर कोई फ़ीस आयद की गई तो सिर्फ डिजिटल अदायगियाँ कबूल करने वाले ताजिरों पर होगी, आम सारिफिन पर बोझ नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन एंड लॉज बिल में से हासिल होने वाली आमदनी को बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की जानिब से डिजिटल अदायगी के निज़ाम के बुनियादी ढांचे, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी को मजीद जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर फाइनेंस ने वजाहत की कि यूपीआई पर चार्जेस आयद करने मुतालिक हतमी फैसला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की क़यादत में कायम कमेटी जल्द ही करने वाली है। आंध्रा के तेलुगु शायरों को ये मालूम नहीं है कि तेलुगु में कई अल्फाज उर्दू ज़बान के इस्तेमाल होते हैं और वो जो बात कर रहे हैं उनमें उर्दू भी शामिल रहती है। बीआरएस के एमएलसी दशापति श्रीनिवास ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू एक बेहतरीन ज़बान है और उसके कई अल्फाज तेलुगु बातचीत करने वाले भी आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। జయశంకర్ గారు హైదరాబాద్ సంగమ సంస్కృతికి అంటే హైదరాబాద్ సంస్థానం, హైదరాబాద్ అంటే నగరం కాదు, హైదరాబాద్ అప్పుడు ఒక దేశం, హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఒక దేశం, హైదరాబాద్ సంస్థాన సంస్కృతికి ప్రతీక ఆయనకు ఉర్దూ అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన ఉర్దూలో చదువుకున్నారు. ఎప్పుడన్నా నేను అడిగేది, సార్ మీరు ఇంత పకడ్బందీగా మాట్లాడతారు, గోడ కట్టినట్టు ఉంటుంది సార్ వాక్యం, ఎట్లా అంటే నేను ముందు ఉర్దూలో ఆలోచిస్తున్నాయా అనేవాడు. నేను ముందు ఉర్దూలో ఆలోచిస్తా, దాని తర్వాత సమానార్థకాల్ని తెలుగులో ప్రయోగిస్తా అని చెప్పేవారు. జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారని గొప్ప కవి, మహానుభావుడు. ఆయన తెలంగాణ పట్ల కించపరిచే ఒక మాట అన్నాడు, తౌరక్యాంధ్రులు అన్నాడు. జయశంకర్ గారికి కోపం వచ్చింది, అంటే తురకం కలిసిన తెలుగు ఉంటుంది అని. జయశంకర్ గారు వరంగల్ నుంచి బయలుదేరి విజయవాడ పోయి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారిని కలుసుకున్నారు. ఎవరు మీరంటే, నేను హనుమకొండ నుంచి వస్తున్నాను, నా పేరు జయశంకర్. ఎందుకు వచ్చినారంటే, మీరు ఈ మాట అన్నారు, ఇది తప్పు కదా అన్నారు. అని ఒక మాట అన్నాడు జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారితో. మీరు మాట్లాడే తెలుగులో కూడా ఉర్దూ ఉంటుంది, మీ పద్యాల్లో ఉర్దూ ఉంది అని చెప్పినాడు. నా పద్యాల్లో ఉర్దూ ఎక్కడుంది అన్నాడు. వెంటనే 2 పద్యాలు చదివి చెప్పినాడు. రాజాజీ మున్నగు పెద్దలకు, అంటే మద్రాసు రాష్ట్రం ఏర్పడాలని వాళ్ళు మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి విడిపోవాలని పోరాడుతున్నప్పుడు రాసిన పద్యం. రాజాజీ మున్నగు పెద్దలకు మా రాష్ట్రము పేరంటేనే బేజారెత్తును గుండెలు అని రాసినాడు ఆయన. ఈ బేజార్ అంటే ఏమిటి పాపయ్య శాస్త్రి గారు? బేజార్ అంటే ఉర్దూ అని చెప్పినాడు. అది మాత్రమే కాకుండా మా కండలు పిండిన నెత్తురు మీ గుండెలకు అద్దిన అత్తరు అని రాశాడు ఆయన. అత్తర్, ఈత్తర్ అది ఉర్దూ నుంచి వచ్చింది అని చెప్పి, మనం నిత్యం మాట్లాడే భాషలో చాలా ఉర్దూ పదాలున్నాయి. ఆ ఉర్దూ అని మనకు తెలియదు. ముక్తసరి అంటాం, ముక్తసర్ ఉర్దూ, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి ఉర్దూ అని చెప్పినాడు ఆయన. ఎప్పుడు ఒక కవిత కోట్ చేసేది జయశంకర్ గారు, గాలిబ్ అనుకుంటా బహుశా. ఒక ఆయన మసీదులో కూర్చొని మద్యం తాగుతున్నాడట. అప్పుడు ఒక మౌలవి వెళ్ళి, ఇక్కడ తాగొద్దు కదా అన్నట్టు. ఎందుకు తాగొద్దు అంటే, ఇక్కడ దేవుడు ఉంటాడు కదా అన్నట్టు. వెంటనే ఆ తాగుబోతూ, నాకు దేవుడు లేని చోట ఒకటి చూపిస్తావా, అక్కడ పోయి తాగుతానన్నట్టు. ఈ కవితను ఎప్పుడు జయశంకర్ సార్ అంటే ఆయన మాట్లాడుతుంటే సాహిర్ లూథియాన్వి, గాలిబ్, ఇట్లా అనేక మంది
कांग्रेस पार्टी की फलाह बहबूद के लिए कमर बस्ता होने कांग्रेस पार्टी कायदीन को पार्टी डिस्ट्रिक्ट सदर रतन सगना ने मशवरा दिया। जिला के आसिफाबाद के कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट सदर रतन सगना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में इख्तिदार के 32 महीने मुकम्मल कर लिए। सियासत टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अपोजिशन कायद राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हमेशा ख्वाहिश है कि कांग्रेस पार्टी दौरे हुकूमत में शुरू करदा स्कीमात को शहरों से लेकर देही इलाकों तक की आवाम और मुस्तहिक लोगों तक स्कीमात से फ़ायदा पहुँचे। కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ నా పేరు ఆద్రం సుగుణ. కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడి 2.5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. గ్రౌండ్ లెవెల్కి ఈ ఆసిఫాబాద్ కుమ్రం భీమ్ జిల్లాలో దాదాపుగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓబీసీ మైనార్టీలు ఈ జిల్లాలో ఎక్కువగా నివసిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు తప్ప ఇది పెద్దగా పరిశ్రమలు ప్రాజెక్టులతోటి పెద్దగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి జిల్లేమి కాదు. అయినప్పటికీ కూడా చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నటువంటి జిల్లాలో ఎక్కువ మంది కూడా ఇది కాంగ్రెస్కి కంచుకోట అయినటువంటిది మా కుమ్రం భీం జిల్లా. ఈ జిల్లాలో నేను ఒకటే చెప్తున్నా, నా జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కరించి చెప్తున్నాను, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. గ్రౌండ్ లెవెల్లో పేదోడికి ఆ పథకం అందాలి తప్పకుండా. గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడే మరి ఇక్కడ అభివృద్ధి జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే అభివృద్ధి జరుగుతుంది. కాబట్టి మనమందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్లాగా మనం పనిచేసి మరి ఎంతో కష్టపడి ఎంతో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైతే వెనుకబడినటువంటి జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జిల్లాలలో పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఫండ్ ఖర్చు పెట్టి అక్కడ అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యం అయితే పెట్టుకున్నారు మా గౌరవనీయులు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు. అదేవిధంగానే అందుకే మొన్న కూడా మా జిల్లాకు ఈ కుమ్రం భీం జిల్లాకు వచ్చేసి ఒక సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఉమ్మడి జిల్లా అంతా కూడా చాలా వెనుకబడినటువంటి జిల్లా కాబట్టి ఈ జిల్లాను అభివృద్ధి చేయడమే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని గౌరవ పెద్దలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం కొరకు మనమందరం బడుగు బలహీన వర్గాలు మనమందరం కలిసి రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేస్తే తప్పకుండా బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీ కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో మన అభివృద్ధిని కంపల్సరీ తప్పకుండా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ చూడడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के रुकन प्रकाश गौर के फर्जंद ने पुलिस से रुजू कर वालिद के खिलाफ शिकायत कर दी। इस वाक़े ने तेलंगाना की सियासत में सनसनी पैदा की है। ताहम रुकन असम्बली या फिर अफराद ख़ानदान की कोई वजाहत अभी सामने नहीं आई। प्रकाश गौर के फर्जंद संतोष गौर ने वालिद के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्हें वालिद के सबब जान को ख़तरा है। बेटे का कहना है कि वालिद उसकी पसंद और मर्जी की शादी के खिलाफ हैं। आइए देखते हैं संतोष का ये बयान। వాళ్ళు ఓన్గా చేయడానికి అగ్రీ చేయలేదు, కానీ నీకు ఇష్టం ఉంది కాబట్టి నువ్వు చేసుకోవచ్చు, నీకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నా అని చెప్పారు. అలా మేము మా అత్తమ్మతో మేము వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కలిసి ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాము, పబ్లిక్గా చేసుకున్నాము, అందరికి తెలుసు, ఇంట్లో కూడా తెలుసు అందరికీ. నేను ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 1 మంత్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉండి, వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటున్నా, మా ఇంట్లో కూడా తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. కానీ నిన్న కొంతమంది ఒక 40 మెంబర్స్ అట్లా మా ఇంటిపైకి ఇక్కడ దాడి చేసినారు. ఆ ఎవిడెన్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ వెనకాల మొత్తం అటాక్ చేసినాయి, డోర్ పగిలినాయి, అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఓన్లీ ఈ మ్యాటర్ అమ్మాయి విషయం వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది. తప్పు చేసినట్టు నా మీద నింద చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే 1 మంత్ అవుతుందండి ఇక్కడ నేనున్నా అని తెలియదా, నేను చేసుకున్నప్పుడు తెలియదా, ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు. తెలిసి కూడా ఇన్ని రోజులు లేనిది ఇవాళ ఎవరో అప్పులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి తెలియని వాళ్ళని పిలిచి మీరు అందరినీ పిటిషన్లు ఇచ్చి ఇంటి మీద ఆడవాళ్ళ మీద దాడి చేసి ఎంతవరకు కరెక్ట్? అసలు పిఎస్లో చెప్పాలి కదా, వాళ్ళన్న కొంచెం మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలిగా. ఇప్పుడు నేను ముందుకు వచ్చి మాట్లాడినా లైఫ్ మీద ఆశ వదులుకొని మాట్లాడుతున్నా. ఇదైతే 100% చెప్తున్నా. ఇది బయట పబ్లిష్ అయినాక మేము ఏ క్షణమైనా మమ్మల్ని చంపేయచ్చు. ఇది మీకు ఇక నాకైతే ఈడ న్యాయం జరుగుతుంది. పిఎస్లో కానీ కోర్ట్ త్రూ కానీ ఎక్కడ కానీ న్యాయం జరుగుతుందని నేను ఎక్కడ అనుకుంటలేను. ఇంకా మా లైఫ్ పైన ఆశ వదులుకొని ఇవాళ మేము సరే ఇక చచ్చిపోయినా సరే మా మీడియాలు ఇంత చేసారు కదా అని మేము ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నాము. ఇది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ మీరు పోయినాక కూడా మమ్మల్ని ఏమని చేయొచ్చు, పబ్లిష్ కాగానే
రేపటి వరకు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం పిఎస్ ఇప్పుడు కూడా పిలవరు, ఆ పిఎస్ దారిలో కూడా చేయొచ్చు, ఏమని చేయొచ్చు. ఇప్పుడైతే మాకు 100% థ్రెట్ ఉంది. ఇక ఎట్లా ముందు నుంచి ఉంది, ఇప్పుడు అని కాదు, ముందు నుంచి కొంచెం ఉండే, ఇప్పుడు ఎట్లా వాళ్ళంతా తెగించినాక शहर हैदराबाद में ऑटोओं की कसरत है और हज़ारों ख़ानदानों की आमदनी का ऑटो एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हमारे नुमाइंदे फरमान और फ़हीम ने चंद ऑटो ड्राइवर से बातचीत की, उनके मसाइल सुने और सियासत टीवी के नाज़रीन के लिए ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। अपना पहले इसका रेट बहुत कम था, अभी ज्यादा हो गया सीएनजी पे, मगर एक्चुअल ऑनलाइन वाले तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे रहे। अपन कोशिश तो कर रहे हैं, हम करने की कोशिश, मगर नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा। तो व्यापार कैसा चल रहा है? एकदम डिम है सर, कारोबार तो कारोबार पूरा डाउन पूरा डाउन है। है सर। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम घर का किराया नहीं निकाल सक रहे, स्कूल के बच्चों के फीस नहीं भर सक रहे, कैसा करना सर? बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? मेरे बच्चे, दो बच्चे है सर, एक 6th क्लास है, 7th क्लास है सर। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे, प्राइवेट में? मैं प्राइवेट में डाला सर। फिर कैसे खर्चा निकलता होगा? नहीं निकल रहा सर, बहुत परेशानी चल रही है। पहले से तो बहुत परेशान चल रहा, पहले तो थोड़ा बहुत तो रोटेशन तो हो रहा था, अभी तो बिल्कुल ही नहीं है सर रोटेशन होने का चांस। तो आपका देखा हमने कि पैर में कुछ बर्न के निशान है, जलने के निशान है, ये क्या हुआ था, इसके बारे में बताएंगे? सर मैं नारायणगुड़ा सीएनजी पंप है सर, वहाँ पे गैस डालने गया था मैं, तो हादसा ऐसा हो गया, गैस लीक होने से आंच लग गया। ना पेट्रोल पंप वाले से मदद हुई, ना गवर्नमेंट से मदद हुई, ना किधर से ही मदद नहीं हुई सर। 3 महीने हो गए। आपका ऑफिस मतलब ऑफिसर किसी से बात हुई थी या फिर पेट्रोल पंप के मालिक की बात हुई थी? पेट्रोल पंप वाले के पास हमारे फ्रेंड्स वगैरह गए थे, IRW वाले गए थे, किसी से भी अपने को ये नहीं हुआ सर रेस्पॉन्स। PS वाले उल्टा ये बोले कि आए बात करे, हो गया, आपका तो कुछ नहीं है बोल के बोल रहे हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बोल रहे? दिक्कत नहीं है, होने का चांसेस तो नहीं है बोल रहे सर। कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। पेट्रोल पंप वाले को उल्टा 20 दिन से नुकसान में चल रहा है बोल रहे सर। पेट्रोल पंप वाले नहीं ये बता रहे हैं। तो आप कितना दिन तक आपके ये होने की वजह से, जलने की वजह से कितने दिन तक आप मैं बैठे रहे? 70 डेज घर में था सर। 70 डेज? 70 डेज सर, मतलब 2.5 महीना आप घर में? महीना घर पे था सर। ना कोई किसी से मदद तो नहीं हुई सर मेरे को, गवर्नमेंट से नहीं हुई ना, और ना पब्लिक से ना हुई सर। क्या सरकार की तरफ से ऑटो चालकों के लिए कोई पॉलिसी है कि नहीं सर, पॉलिसी तो कुछ भी नहीं है ऑटो वालों के लिए। तो जैसे अभी ऑटो का, जैसे लेडीज का, हाँ, उन्होंने बस में फ्री कर दिया है, वो तो उससे उसकी आप- तरफ से ज्यादा इफेक्ट पड़ गया सर उसमें। और एक क्या है बोलते, ऑनलाइन बाइक्स जो चल रहे हैं ना सर, वो येलो टैक्सी में रहे तो प्रॉब्लम नहीं होता, वो बगैर टैक्सी में है बोलने का मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है सर। इसके लिए भी नॉर्मल ऑटो वालों के लिए कोई ये नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल बहुत जीरो में साइड लाइन है। साइड लाइन है, आम आदमी साइड लाइन। साइड लाइन है। पहले तो आपको सवाल ये, SIR सब कर लिया आप लोग? शहर कर लिए सारे, फैमिली वाले आप भी कर लिए? सारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं? तो दिक्कत तो बहुत हो गई थी वो, ये 2002 का होना बोल रहे हैं, कई बोल रहे नया ऑर्डर बनाने में पुराना हम पूरा फेंक दिए, और पुराना नहीं मिल रहे तो उन लोग ऐसा नहीं बना रहे। वो बहुत तकलीफ हो गई, वहाँ घूमे यहाँ घूमे, बहुत घूम घूम के हालत पूरी ये हो गया। ऑलरेडी ऑटो चलाते मैं ऑटो ड्राइवर, हम कारोबार रेट नहीं है, गैस की रेट तो ऐसे ही बढ़ गई, किलोमीटर तो बढ़ा रही नहीं गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही इसके बारे में। तो आपके बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे, स्कूल में पढ़ रहे? स्कूल में पढ़ रहे, फीस तो प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट में है? गवर्नमेंट में भी फीस ले रहे हैं? गवर्नमेंट में फीस ले रहे हैं। गवर्नमेंट भी फीस ले रही है? हाँ, फीस पे पूरे बुका भी 19 दे दे कहते, बैग भी 19 दे दे, बाहर से लाने नहीं दे रहे। स्कूल का जो रेट है वही रेट देना पड़ रहा, 20 को तो 20 देना पड़ रहा, 50 को तो 50 देना पड़ रहा। बाहर गए तो 5-10 हजार में मिल रहा, हमारे वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उन लोग। हमारा स्कूल का हमारा मैन्युफैक्चरिंग होना बोल रहे हैं, पैसा चल रहा है ऐसे ही चल रहा। गवर्नमेंट स्कूल। तो अब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सब बड़े। 56 था 125 हुआ, हमारा 11 रुपए किलोमीटर को, 11 रुपए किलोमीटर ही से, मतलब उससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं। तो ऑनलाइन चलाते हैं? ऑनलाइन चलाते, ऑनलाइन की तरफ से ऑनलाइन कोई कंपनी जो है कुछ एक्शन नहीं है, ना ओला एक्शन है, ना रैपिडो उबर, किसी का भी एक्शन नहीं है। वही 11 रुपए किलोमीटर ही रेट कार्ड दे रहे, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं। तो महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही, मगर हमारी तो पूरे दवाई दे रहे। तो ये ऑटो चालकों के लिए कोई नाइंसाफी नहीं है। करीबन 1 लाख ऑटो सिटी में आ गए वो आने से हमारे क्या होगा, पूरी रेट कार्ड गिर गई। तो सवारी का मीटर डाल के लेगा, हमने कवर मीटर से आधे रेट पे लेके जा रहे हैं उन लोग। उनको क्या गैस के पैसे निकल गए तो बस बोले सरकार करके चल जा रहे। अब उन लोगों की गाड़ी है
2 लाख चिल्लर है। हमारी गाड़ी पूरी रोड पे आए थे 7,80,000 होती। अब आप ही इंसाफ बोला, 2 लाख गाड़ी किधर, 7 लाख गाड़ी किधर रोड पे। इतनी महंगाई में इतनी फाइनेंस बनना, महीने को 15,000 फाइनेंस आता हमारे को। फाइनेंस का ही पैसा नहीं निकल रहा, फाइनेंस का भी नहीं निकल रहा। तो घर का तो फिर छोड़िए, घर का तो नीचे ऊपर गिर के ऊपर वाली का भगवान से चल रहा हो, थोड़ा बहुत चल रहा है। अब आम आदमी भगवान भरोसे है, सरकार की कोई सरकारी नहीं है, कोई रहती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई गरीबों के लिए सरकार बेकार कोई है। पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी गरीबों के लिए नहीं, नहीं। कुछ नहीं है। नाजरीन, हमारी मुलाकात कुछ ऑटो चालकों से हुई। इनसे बात करके ये लगा कि इनकी जिंदगी भगवान भरोसे रह गई है। सरकार की कोई नीति, कोई पॉलिसीज इनके लिए नहीं बनी। गरीबों के लिए, खासकर गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इनके महंगाई रोजाना की बढ़ती महंगाई में इनका घर चलना भी मुश्किल हो रहा है। इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सरकारी स्कूल भी हालांकि फीस ले रहे हैं, अपने अपने मैन्युफैक्चर यूनिट खोल रखे हैं जहां से बुक और बैग्स भी वहां से दिए जा रहे हैं सरकारी स्कूल की तरफ से, और वहां से पैसा लूटा जा रहा है। हर एक लूटने का तंत्र बना दिया गया है। लेकिन इनकी आसानी के लिए जो ऑटो चालक हैं, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी खुद की मतलब हर दिन की जिंदगी में उनका व्यापार का बढ़ना जरूरी है और उनके घर चलने के लिए व्यापार का चलना जरूरी है। उनके फायदे के लिए, उनके मजीद उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी पॉलिसी सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि महंगाई का मार और चल रहा है। इसी सिलसिले में पेश खिदमत है हमारी ये रिपोर्ट कैमरामैन फहीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी। और भाई नाज़रीन, करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि वो 8 अगस्त को प्रयागराज में मुनक़िदा छात्रों की गूंज प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, लेकिन इंतजामिया इनके दौरे को रोकने की कोशिशों में है। राहुल गांधी ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म फीस में इजाफे और नशिस्तों में कमी के खिलाफ अपने मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया उनकी बात सुनने के बजाय उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। राहुल गांधी ने इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये बयान जारी किया। आइए देखते हैं उनका ये तासुर। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रोज़गार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूँ, और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोज़गार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है, और इसको हम सबको मिलके बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज़ के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। रांची झारखंड में स्टूडेंट से खिताब करते हुए स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदर नेहा बोरा ने कहा कि झारखंड और पूरे मुल्क में मुनक़िद होने वाले हर इम्तिहान को सरकारी इदारों के जरिए शफाफ और जवाबदार तरीके से मुनक़िद करें। जब भी कोई पेपर लीक होता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्राइवेट एजेंसियों पर नहीं डाली जा सकती, मुताल्लिक़ा सरकारी हुक्काम को जवाबदार होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि निज़ाम में शामिल तमाम निजी एजेंसियाँ और बदनवानी का सामना करने वाले तमाम इदारों को हटाया जाए और उनकी तायीद करें। उन्होंने कहा कि शफाफियत अहम है और हर हुकूमत जवाबदार है। हर परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी, जो इस देश में कराई जाएगी, उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी पे नहीं फोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे सीधे वो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम को कराती है। तो हमारा तीसरी मांग ये है कि वो तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से, और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। इन 3 मांगों का हम इस मार्च से समर्थन करते हैं। वो तमाम छात्र जो झारखंड में संघर्षरत हैं, उनको अपना समर्थन पेश करते हैं। आने वाली 10 तारीख को जो आम छात्रों ने कॉल दिया है, उस कॉल में वो हर कॉल जो आम छात्र इस मंच से देंगे, स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देंगे, हम उन कॉल्स का समर्थन करेंगे। छात्रों के भविष्य के हित में, उनके शिक्षा के हित में हमेशा संघर्षरत रहेंगे, मोबिलाइज्ड रहेंगे।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द खत्म हो जाएगी, अब नए हुर्मुज भी खुल जाएगी। ट्रंप ने साफियों से आलमी और अमेरिकी तवानी की कीमतों के मुताबिक गुफ्तगू की और कहा कि उनके ख्याल में ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज़्यादा देर तक जंग जारी रख सकते हैं, ईरान से बातचीत हो रही है। इसके अलावा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वज़ीर दफ़ा पेट हेक्सेट की कारकर्दगी से खुश है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी जंग का दिफा किया और कहा कि सब कुछ गैर मामूली रहा है। ईरान को इस मकसद के लिए नुकसान पहुँचाया गया कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ ने बताया है कि गुज़िश्ता अक्टूबर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बाद अब तक 300 दिनों में कम से कम 300 बच्चे शहीद हो गए, जबकि गजा की पूरी आबादी 1/3 इलाके तक महदूद है, जहां लोग तबाहशुदा इमारतों के मलबे और कचरे के ढेरों पर मुकीम है। आलमी इदारे का कहना है कि अगर जंगबंदी के बावजूद रोजाना एक बच्चा शहीद हो रहा है तो ऐसी जंगबंदी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। सैकड़ों दीगर बच्चे जख्मी हो रहे हैं, जिनमें अक्सरियत शदीद जख्मियों की है। यूनिसेफ के जिम्मेदारों ने कहा है कि गजा के बच्चों से मुताल्लिक़ ये सवाल अहम है कि आया कत्ल बंद होगा, क्या इमदाद बड़े पैमाने पर पहुँचेगी, क्या अस्पताल दोबारा एक्टिव हो सकेंगे और क्या पानी की फराहमी बहाल होगी, क्या बच्चे महफूज तरीके से स्कूलों को वापस हो सकेंगे। यूनिसेफ समेत अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों ने दोबारा खबरदार किया कि गजा भर में बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, गैर महफूज पानी और निकासियाब के तबाहशुदा निज़ाम जैसे मसाइल हैं। इसलिए फौरी बड़े पैमाने पर इमदादी कामों को अंजाम दिया जाए। अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से अमेरिका में पैदाइश पर शरीयत मिलने का हक ख़त्म करने की और कोशिश की गई है। गैर अमेरिकी शहरियों के अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को शरीयत का हक मिलने से मुताल्लिक़ कानून को मज़ीद सख्त कर दिया गया और इस सिलसिले में सदर ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इस मौके पर ट्रंप ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। Thank you. On the World Tourism Executive Order, what are the plans for enforcement in terms of cracking down on tourism? Hotels is common in parts of We're cracking down very big crackdowns, and this will give us the right to do it in a much more forceful manner. But they've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it, and we're actually the only country of size, I think just about the only country, period, that does birthright citizenship. I thought we were going to win it at the Supreme Court. Unfortunately, we had a bad decision, very unfair decision. Our country suffers because of it, and we're ending it a different way. Mr. President, at the Supreme Court, John Sauer, the Solicitor General, did not have an answer as to how many individuals take advantage of birth tourism. Is there a number that you can I'll tell you cite? right now, hundreds of thousands, okay? Hundreds of thousands. You have one man came in with a family, said he had 56 children. Another one came in, they said they had 98 children. This was not what it was for. This was meant for the babies of slaves. It was right after 1 week or 2 weeks after the Civil War ended. This wasn't for wealthy multi-millionaires, billionaires coming in and bringing 15, 20, 30 children along with them. It's become a big business, and we're ending that business, please. What makes you confident, Mr. President, that this will pass constitutional muster? I think it will. I think, in fact, I asked a very talented person named Will Scharf, who's standing right behind me. और अब आखिर में इस पर डालेंगे एक और नजर। प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए ORR हैदराबाद की नाक़िस देखभाल पर चीफ मिनिस्टर बरहम। रेवंत रेड्डी ने आला सदर हुक्काम के साथ मुनक़िद किया जायजा इजलास, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। रेवंत रेड्डी से कोई इख्तिलाफ नहीं, हम रोजाना फोन पर करते हैं बातचीत। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का दावा। मुसलमानों और ख़वातीन मुस्लिम को भी सियासी मैदान में आगे आना चाहिए, समाजी इंसाफ के हसूल के लिए मुत्तहिदा जिद्दोजहद ज़रूरी। TRS के प्रोग्राम से कविता का मुसलमानों को पैगाम। UPI फीस की तजवीज़ से अवाम परेशान, फिक्रमंद न हो, सारिफीन पर बोझ नहीं होगा, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की वज़ाहत। 8 अगस्त को प्रयागराज में मुनक़िदा छात्रों की गूंज प्रोग्राम में मैं शामिल हो जाऊंगा, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का 2 टोक ऐलान। झारखंड और पूरे मुल्क में मुनक़िद होने वाले हर इम्तिहान को सरकारी इदारों के जरिए शफाफ और जवाबदार तरीके से मुनक़िद करें, रांची झारखंड में स्टूडेंट्स से खिताब में आइसा की सदर नेहा बोहरा की अपील।
ईरान से बातचीत जारी, जंग जल्द खत्म हो जाएगी, आबना हरमुज भी खुल जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया नया दावा। और हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बावजूद 300 दिनों में कम से कम 300 बच्चे शहीद हो गए। आलमी इमदाद हंगामी बुनियादों पर की जाए, बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ की अपील। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।